रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पार्लियामेंट ने तो कानून पास कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अमली तौर पे इस्तेमाल करने में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रुकावट के तौर पे मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक हामी नहीं भरी और वो हामी भरते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। अब वहाँ पे इमरान खान साहब को जोर लगाना पड़ेगा ताकि धांधली का तदारुक हो सके। दूसरा, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का मामला है, उसमें नादरा को और इलेक्शन कमीशन को भी काफ़ी काम करना है और वहाँ पे भी कोशिश की जाएगी कि इस सिलसिले को किसी तरह भी रोका जा सके। अब एक खबर है मेरे पास, यहाँ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास हुआ। उसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान शरीक हुए थे और कुछ सवालात किए गए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ एक अजीबोगरीब सवाल है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आलिया कामरान है अपोजिशन की रुकन असम्बली, उन्होंने सवाल उठाया कि बलूचिस्तान में हल्का बंदियाँ कैसे होंगी, वैसे ही होंगी जैसे पहले होती रही। फिर उन्होंने पूछा कि बलूचिस्तान के अवाम मुश्किल से वोट कास्ट कर पाते हैं, जहाँ इंटरनेट नहीं वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ पहले दिन से कि अपोजिशन को चाहिए कि इस मशीन को जाकर देखें। 1000 दफ़ा तो मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए किसी किस्म का इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए। इस वोटिंग मशीन के लिए इसकी अपनी बैटरी बड़ी तगड़ी है, इसके लिए किसी किस्म का बिजली का कनेक्शन भी नहीं चाहिए। ना इंटरनेट चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना कोई कनेक्टिविटी चाहिए, ना वाईफाई चाहिए। ये किसी चीज़ के साथ कनेक्ट होती नहीं, एक सादे पुराने कैलकुलेटर की तरह काम करती है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ। लेकिन अभी भी बड़े बुनियादी सवालात अगर अरकान असम्बली करेंगे तो इंतहाई दुख की बात है कि उनको इतना भी नहीं पता इस मशीन के बारे में और इसके बारे में वो मीटिंग कर रहे हैं। यानी जिस मशीन को वो जानते नहीं, जिसको उन्होंने देखा नहीं, जिसको उन्होंने स्टडी नहीं किया, उसके बारे में बैठ के बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी पार्टी लीडरशिप को खुश कर सकें। और वहाँ इलेक्शन कमीशन भी लगभग ऐसे ही काम कर रहा है। जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद खान, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल आइंदा आम इंतखाबात में होगा या नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। ईवीएम के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं, आइंदा ये होगा या नहीं होगा। 14 मराहिल से हमें गुजरना पड़ेगा, मशीन खरीदने से लेकर इलेक्शन करवाने तक, और 3 से 4 मुख्तलिफ पायलट प्रोजेक्ट हमें करने पड़ेंगे और एक पोलिंग स्टेशन पे कैसे चलना। इतने सवालात वो उठाते हैं, वो ये चाहते हैं कि ये ना हो। लेकिन अब क्योंकि पार्लियामेंट ने इसका कानून बना दिया है, अब हुकूमत पाकिस्तान अपना दबाव बढ़ा सकती है और इसमें डिस्कशंस कर सकती है, माहिरीन को इन्वॉल्व कर सकती है, बाहर से माहिरीन मंगवा सकती है। लेकिन ये अब हर हाल में करना पड़ेगा। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मज़ेदार खबर है। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले ये खबरें आ रही थी, पाकिस्तान के अंदर मीडिया दे रहा था और बार बार ये कह रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक नाराज़गी हो गई है। वो लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। जो लोग इमरान खान को लेकर आने वाले थे वो खुद इमरान खान से नाराज़ हैं और अब वो इसको निकालने के लिए अपोजिशन के तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा ने इस तरह के ट्वीट्स को रीट्वीट किया, उनको लाइक किया, पसंद किया, जहां ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की मिन्नतें और तरले किए जा रहे हैं कि आके मुल्क को अल्लाह का वास्ता आप संभाल लें। फजलुर रहमान साहब भी ऐसी बातें कर रहे थे, बल्कि फजलुर रहमान साहब ने अपने करीबी सहाफ़ियों के ज़रिए से ये खबर ब्रेक करवाई कि उनकी इस्लामाबाद के नज़दीक बड़ी अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लोगों ने ये खबरें ब्रेक करवाई कि अहम तरीन मुक़्तदर हलकों से मियाँ नवाज शरीफ साहब की लंदन में मुलाकातें हुई हैं। वो ये तासुर बना रहे थे कि शहबाज शरीफ की मुलाकातें हैं, पीपल्स पार्टी की, फजलुर रहमान साहब की, नवाज शरीफ की, तो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में झगड़ा हो गया। ये एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के झगड़े को उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ाया और एक मोमेंटम बना रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जाए। लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत को दोबारा साबित किया और साबित करने के बाद वो कवानीन पास करवा लिए जो अपोजिशन बिल्कुल नहीं चाहती। हो सकता है वो इनके खिलाफ अदालत में जाए या कोई और तरीक़ेकार इख्तियार करते रहें, जैसा कि अभी वो कर रहे हैं डिलेइंग टैक्टिस, तो वो ये करेंगे। लेकिन मामला ये है कि अब उनको दोबारा मायूसी हो गई है। यानी फजलुर रहमान साहब ने अपनी तोपों का रुख
दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दिया है। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मगरबी दुनिया की खुशनुदी के लिए इंतखाबी नताइज अपने कंट्रोल में रखती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात के नताइज पर अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है ताकि मगरबी दुनिया को बताया जा सके कि मजहबी लोगों की मौजूदगी से ज़्यादा परेशान ना हो। ये वो कह रहे हैं कि मुझे जानबूझकर नहीं आने दिया जाता, अगर मुझे खुला छोड़ें और एस्टेब्लिशमेंट मेरे रास्ते में ना आए तो पता नहीं फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर जाएं। और उन्होंने कहा कि जब पीटीआई की हुकूमत बनी तो मेरे पास एक आला सतह का वफद पहुंचा। उन्होंने 3 इजलास किए जिसमें मुझे लालच दी कि आप हुकूमत के साथ गुजारा कर लें, बैरून मुल्क से बहुत पैसा आएगा। अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, बताते भी नहीं कि कौन से वफद हैं, इशारे इस तरह करते हैं जैसे एस्टेब्लिशमेंट इनके कदमों में बैठी है। लेकिन अल्टीमेटली उनको दोबारा मायूसी हुई क्योंकि ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत की है। यानी अगर आप देखें पीएमएलएन की सियासत तो पहले दिन से लेकर मियां नवाज शरीफ साहब के आखिरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने तक उन्होंने सारी जो सियासत की है हमेशा जब इक़्तिदार में आए तो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए। फजलुर रहमान साहब भी ऐसे ही हैं, एमएमए उन्होंने इसी तरह काम किया। तो एस्टेब्लिशमेंट की हमायत वो दोबारा हासिल करना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इर्रेलेवेंट रखना चाहती है। वो ये कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है। यानी चेक करने के लिए फजलुर रहमान साहब की पार्टी के बंदे ने कहा आर्मी चीफ को मीटिंग में कि जी वो आपके दोस्त नहीं आए। तो कौन प्राइम मिनिस्टर? उन्होंने कहा जी वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे बॉस हैं। तो इस पे फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। वो तो होगी आपको, लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क में, इसमें एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटना अपोजिशन का एक बड़ा अहम मिशन है, लेकिन वो उसमें बार बार कामयाब नहीं होते। और जब कामयाब नहीं होते तो वापस एस्टेब्लिशमेंट पे हमला कर देते हैं, जैसा कि कल किया सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने और दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक कर दिया। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इससे पहले कि अगली खबर की तरफ मैं जाऊं, आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये बड़ी मजेदार वीडियो है। ये वीडियो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। इन्होंने पिछले दिनों एस्टेब्लिशमेंट से साजबाज का इल्ज़ाम लगाया आसिफ अली जरदारी साहब पे और ये कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो ये बयान दिए हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए पाकिस्तान में, हम तहरीक चला लेते हैं, मियाँ साहब वापस आए, लॉन्ग मार्च में शरीक हूँ, हम साथ चलने को तैयार हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, हमें यहाँ कहते हैं कि लड़ो तो हमारे कंधों पे बंदूक ना रखें। जब जरदारी साहब के इस तरह के सख्त बयान आए तो फिर पीएमएलएन ने तंग आकर उनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट से डील का इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट मुझे याद है, और ये स्टेटमेंट जो है ये खुर्शीद शाह साहब ने भी दिया था गालिबन। उन्होंने कहा था पीएमएलएन के बारे में कि जब ये परेशान होते हैं और मुसीबत में होते हैं तो ये आपके पाँव पकड़ते हैं, और जब ये मुसीबत से निकल जाते हैं, परेशानी से बाहर आते हैं, तो फिर ये आपका गला पकड़ते हैं। ये जरदारी साहब के अल्फाज हैं। पीपल्स पार्टी के आम तरीन लोगों ने इसको बार बार कोट किया था। अब हुआ क्या, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़ी ढिठाई से गए हाथ मिलाने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब को, और जरदारी साहब ने उनसे हाथ ही नहीं मिलाया। कुछ और लोगों से जरदारी साहब की वीडियोस मौजूद हैं, ये कोरोना की वजह से नहीं है, कुछ और लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। जरदारी साहब हाथ भी मिला लेते हैं, मिल भी लेते हैं, करीब भी आ जाते हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जरदारी साहब ने हाथ नहीं मिलाया, अपना हाथ अपने सीने पर रख के तो दूर हो गए। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब फिर अपना हाथ जो है उसको लपेट के वापस निकल गए। ये वीडियो आप देख लें, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए, ये इन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की, जरदारी साहब ने हाथ नहीं मिलाया और ये फिर वो चले गए वहाँ से। अब इसमें देखने वालों के लिए निशानियाँ हैं कि कौन एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चल रहा है और कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रहा है, क्योंकि जरदारी साहब अपनी सख्त तरीन बीमारी में पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, लेकिन उन पर इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से डील कर दी है। जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना बना के, यानी जो जिस बीमारी में वो गए वो तो बहाना ही था ना, वैसे तो वो बीमार थे, हो सकता है वो आज भी बीमार हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खाली सारा ही बहाना है, लेकिन जो प्लेटलेस वाला मामला था वो तो बहाना था, क्योंकि वो तो बेनकाब हो गया है और हमारा चैलेंज मौजूद है। तो जो प्लेटलेस वाला मामला है उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब चक्कर दे के निकल गए पाकिस्तान से बाहर, तो फिर डील किसने की, नवाज शरीफ ने की या आसिफ अली जरदारी ने की? ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये सवाल भी पूछती है। एक और बड़ी खबर है, और ये खबर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर दुनिया भर में रिपोर्ट हुई है।
दुनिया भर के जो बड़े तगड़े अखबारात हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है, जिसमें खलीज टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया, इंडिया टुडे ने इसको रिपोर्ट किया, और बहुत सारे अखबारात, वॉइस ऑफ अमेरिका इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा आरटी न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है कि केमिकल कैस्ट्रेशन, ये जो एक इसका कानून पाकिस्तान में लाया गया है कल, क्योंकि देखिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की आलमी मीडिया ने ज़्यादा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके ऊपर भी ज़्यादा बात नहीं की। उनकी हेडलाइन बनी एक ऐसी खबर जिसको पाकिस्तान में हमने डिस्कस ही नहीं किया। वो खबर जो पाकिस्तान में हुई और पूरी दुनिया में फैल गई और पाकिस्तान में ज़्यादा डिस्कस नहीं हुई, वो खबर क्या है? वो कानून पास हुआ है कि जो आदी मुजरिम है रेप करने का, ज्यादती करने का, जो आदी मुजरिम है, पार्लियामेंट में उसको नामर्द बनाने का बिल मंजूर हो गया है कीमियाई तरीके से, यानी केमिकल के जरिए से उसको हमेशा के लिए नामर्द बना दिया जाएगा। कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में आदि जो रेप करने वाला आदमी है उसको कीमियाई तरीके से नामर्द बनाने की सजा का बिल मंजूर कर दिया गया है। फौजदारी तरमीम हुई है बिल में 2021 के जरिए से ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और फौजदारी ज़ाब्ता 1898 में तरमीम की गई है। बिल के मुताबिक वज़ीर आज़म के वज़ा करदा रूल्स पे मुत्तला किया गया है कि कीमियाई तरीके से नामर्द बनाना ऐसा अमल है जिसके ज़रिए कोई भी शख्स ज़िंदगी भर दोबारा जिनसी ताल्लुक कायम करने के काबिल नहीं रहेगा। अदालत इसका तयन करेगी और अद्वियात से मुताल्लिक हुकाम के ज़रिए अदालत यानी वो करेगी कि कैसा, किस तरीके से आप वो केमिकल रिएक्शन देंगे जिससे वो शख्स नामर्द हो जाएगा और फिर दोबारा ज़िंदगी में कभी भी जिनसी ताल्लुक जायज़ है या नाजायज़ है वो कायम ही नहीं कर सकेगा। तो इस पे जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने एहतजाज किया और इसे गैर इस्लामी और गैर शरई करार दिया है और उन्होंने कहा कि रेप करने वाले को आप फांसी दे दें, लेकिन शरीयत में नामर्द बनाने का जिक्र मौजूद नहीं है। अब इसके ऊपर भी एक और डिबेट हो सकती है, लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया के अंदर इस खबर को छापा गया है और ये जो बड़े मुजरिम हैं, आदि मुजरिम हैं, रेपिस्ट जो बार बार ऐसा करते हैं और पता चलता है तो उनकी ये एक इबरतनाक सज़ा तजवीज़ की गई है और पूरी दुनिया के अखबारात ने इसको छापा है। एक और खबर मैं आपको बताता हूँ, करतारपुर राहदारी का जो खबर है वो एक बड़ी खबर है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाकई बहुत बड़ी खबर है कि वहाँ से बहुत सारे वफूद आ रहे हैं पाकिस्तान, और वो जितने भी वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं वो सिख यात्रियों के हैं। वो वहाँ पे अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं करतारपुर में। पाकिस्तान ने इसको खोला है, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सिख यात्री बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं पाकिस्तान की, जबकि इंडियंस इसको हमेशा डिस्करेज करते हैं और वो नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े और पाकिस्तान और सिखों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। खालिस्तान की तहरीक भी इस वक्त चल रही है तो इंडिया पे बहुत दबाव था, लिहाजा उन्होंने इसको खोल दिया। लेकिन देखें हामिद मीर को इसके अंदर से क्या मिला है। हामिद मीर को इसके अंदर से मिला इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़, यानी हम सब इसकी पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हम ये बता रहे हैं सिख यात्री आ रहे हैं। अब देखें यहाँ से जब पाकिस्तान से लोग हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो वो पीपल्स पार्टी के भी होते हैं, PMLN के भी होते हैं, PTI के भी होते हैं, वो जमात इस्लामी के, फजल रहमान साहब की पार्टी के, तहरीक लब्बैक के, किसी के भी हो सकते हैं। अब वो जिस भी पार्टी से उसका ताल्लुक है वो वहाँ पे तो बतौर एक मुसलमान जा रहा है ना, वो ये तो नहीं कह रहा कि मैं फलां पार्टी का आदमी हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ हज या उम्रा करने के लिए, और अपना झंडा तो पार्टी का उसने नहीं उठाया होगा। तो अब इंडियन एक्सप्रेस क्योंकि इंडियन अखबार है वो ये कोशिश करते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा पाकिस्तान के खिलाफ ट्विस्ट करें। तो उन्होंने जो खबर दी है उसको हामिद मीर ने कैसे लिखा। उनकी खबर यह है कि बीजेपी का एक वफद गया है, यानी 21 मेंबर्स डेलीगेशन एंटर्स पाकिस्तान वाया करतारपुर कॉरिडोर टू विजिट गुरुद्वारा दरबार साहिब। ये बीजेपी 21 मेंबर डेलीगेशन के बीजेपी का 21 मेंबर्स का 21 अरकान पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन पाकिस्तान में दाखिल हुआ करतारपुर कॉरिडोर से। वो विजिट करेंगे गुरुद्वारा दरबार साहब का। अब ये उन्होंने जानबूझकर बीजेपी लिखा, भाई वो तो सिख है, इबादत के लिए आ रहा है, यहाँ पे कोई जलसा करने आ रहे हैं, या कोई जुलूस निकालने आ रहे हैं, या कोई तलवारें लेकर आ रहे हैं, या कोई RSS के गुंडे उनके साथ हैं। वो सिख हैं, जितने लोग आए रजिस्टर्ड पैदाइशी सिख अपनी इबादत के लिए आए। हामिद मीर ने इसमें से क्या निकाला, आइए आपको दिखाते हैं। हामिद मीर ने निकाला, एक दिन पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट से
भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के हक में कानून पास करवाया गया। आज बीजेपी का वफद पाकिस्तान पहुंच गया। यह नहीं लिखा कि क्यों पहुंचा, चक्कर दे रहे कैसे देखें आप। ये है सहाफत, मुनाफकत। एक दिन पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भारतीय जासूस कुलभूषण के हक में कानून पास करवाया गया। आज बीजेपी का वफद पाकिस्तान पहुंच गया। ये नरेंद्र मोदी और उसके वुज़रा या वो लोग जो हैं जो बहुत ज्यादा, आदित्य योगी, ये लोग आ गए हैं पाकिस्तान में। ये खबर तो ऐसी ही दे रहा है। और आगे लिखा कुलभूषण के हक में कानून पास करवाया गया। आज बीजेपी का वफद पाकिस्तान पहुंच गया। हम सब जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। आलमी अदालत इंसाफ का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इसे कहते हैं मोदी को हिटलर कहने वालों का यू टर्न। आलमी अदालत इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आलमी अदालत इंसाफ में नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर किया था पाकिस्तान का राइट। सबने उनको मना किया था, मियां साहब इस अदालत की जुरिस्डिक्शन ना मानिएगा, हम फंस जाएंगे। इंडिया ने भी 2 दफा नहीं मानी। उन्होंने क्या कर लिया इंडिया का, हम भी नहीं मानते, हमारा भी कुछ नहीं करते, बात वही की वही रुक जाती। अब तक कुलभूषण लड़ाई जाता फांसी के ऊपर, लेकिन मियां साहब ने उसको एनआरओ दिया। मियां साहब ने आलमी अदालत की जुरिस्डिक्शन को तस्लीम किया, पाकिस्तान को फंसाया। वो फैसला आया, उसमें लिखा गया कि जनाब आप इसको अपील का हक दें। अब आप नहीं देते तो आप पे पाबंदियां लगती। अब आपको अपील का हक देना पड़ेगा। ये जो गालियां और एनआरओ का ताना है ना, ये जाकर दें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, जिनको हामिद मीर साहब आप फिलहाल इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो आपके सपोर्टर हैं, आप उनके सपोर्टर हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो से यहां तक इतना ही। फिर मुलाकात होती है दोबारा इंशाल्लाह एक नए वीलॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।